Dear student, last lecture we discussed about valuation of shares method, and today I will explain you fair value method. Okay, fair value method means some accounts prescribe the fair value method, which is the mean of intrinsic value method. The result from the same provides a better indications about the value of shares than the earlier two methods. In short, fair value method is combination of intrinsic value method and yield value method or value method, okay, which calculate the mean of these two methods. Fair value of each equity share is equal to intrinsic plus yield value upon 2. This is the formula. Okay. फेयर वैल्यू मेथड मीन्स दो मेथड का कॉम्बिनेशन है फेयर वैल्यू मेथड. एक इंस्टेंट वैल्यू मेथड है और एक यील्ड वैल्यू मेथड है. इसलिए हम जब भी फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं दैट टाइम फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू इंस्टेंट वैल्यू मेथड प्लस यील्ड वैल्यू मेथड अपॉन 2 करते हैं. ओके. इसकी थेरी बहुत नहीं क्योंकि शॉर्ट नोट है उसकी, और उसके बाद जो है वो मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, प्लीज़ लिसन केयरफुली. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल. फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ ब्रैडमा लिमिटेड. The balance sheet as on 31st December 2019, liabilities and assets are as follows. Share capital 10,000 equity shares of rupees 10 each and 1,000 12% preference shares of rupees 100 each. Amount है 1 lakh and 1 lakh. Reserve fund 60,000, profit and loss 40,000, 15% debenture 1 lakh, trade creditors 80,000. And assets, goodwill 50,000, land and building 1,50,000, investment in 10% stock 47,425, into bracket market value rupees 52,000 and nominal value rupees 50,000. Stock in trade 60,000, trade debtors 40,000, cash at bank 10,000 and preliminary expenses 22,575 rupees, and balance sheet total 4,80,000. Additional information is as follows. Additional information are additional information. First one is assets are revalued as under. जो भी assets है उनकी valuation दी है. Land and building is 3,20,000, plant and machinery 1,80,000, stock in trade 45,000 and trade debtors 36,000. Okay. Second adjustment is average profit of the company is rupees 1,20,000 and 12.5% of profits is transferred to reserve fund, rate of taxation being 50%. Third one is normal dividend expected on equity share is 8%, whereas fair return on capital employed is 10%. Last one is goodwill may be valued at 3 years purchase of super profit. You are required to calculate the value of each equity share under fair value method. Okay. हमें क्या बताया है, जो हमारी एसेट्स है उसकी वैल्यू दी है. उसके बाद एवरेज प्रॉफिट जो है कंपनी का इज़ 1,20,000 एंड 12.5% प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू रिजर्व फंड. जो एवरेज प्रॉफिट है वो बताया है. उसके बाद 12.5% जो है प्रॉफिट का वो ट्रांसफ़र करना है रिजर्व फंड को. उसके बाद रेट ऑफ टैक्सेशन है 50%. उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करने हैं 3 years. ओके. तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं,
फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमें इसमें कैलकुलेशन करना है। हमें क्या बताया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर द फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करके हमें ईच इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, देन एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके बाद सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना, उसके बाद गुडविल निकालना, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होती है वो होती है जो हमें जो इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी होती है वो निकालनी है। उसके बाद जो फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करके पर शेयर हमें क्या करनी है, शेयर की प्राइस निकालनी है। ओके, सिर्फ 6 to 7 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप को मार्क है इसमें। मतलब ऐसे नहीं आपके अगर 3-4 स्टेप करेक्ट है और फिफ्थ वाली थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आपको पहले 4th स्टेप के मार्क मिलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंस्टिक वैल्यू मेथड। ओके, इंस्टिक वैल्यू मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब हम फेयर वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं उसमें क्या है, फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू इंस्टिक वैल्यू मेथड प्लस इल वैल्यू मेथड अपॉन 2। तो हमें पहले इंस्टिक वैल्यू मेथड यूज़ करके शेयर की प्राइस निकालनी है, उसके बाद इल वैल्यू मेथड यूज़ करना है और उसके बाद दोनों को कॉम्बिनेशन करके शेयर की प्राइस निकालनी। ओके, तो पहले मैं आपको इंस्टिक वैल्यू मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर को देखा है, फिर भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इस स्टेप में हमें क्या करना है, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज़ करनी है। जैसे हम पीसी कैलकुलेट करते हैं, परचेस कंसिडरेशन जैसे निकालते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सिर्फ इनमें फ़र्क इतना ही है, मतलब हम क्या करेंगे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे दैट टाइम हम जो हमारे एडजस्टमेंट होती है वहाँ के अमाउंट यूज़ करेंगे एसेट के लिए। ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसमें कि मतलब वो अमाउंट हम नहीं यूज़ करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट जो भी वर्ड होता है वही के एसेट लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है 3,20,000, प्लांट एंड मशीनरी है, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी करती हूँ, देखो लैंड एंड बिल्डिंग है 3,20,000, प्लांट एंड मशीनरी है 1,80,000, स्टॉक इन ट्रेड है, सॉरी ये यूज़ करते हैं ऐसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्टॉक इन ट्रेड है 45,000, ट्रेड डेटर्स हैं 36,000, और कैश और बैंक मतलब कैश की कोई वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन नहीं होती है, इसलिए कैश एज इट इज़ हमें लेनी है बैलेंस शीट से, वो है 10,000। तो हमारी टोटल जो एसेट है वो है 5,91,000। ओके, उसमें से हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ लेस कर देंगे। ओके, अब जो लायबिलिटीज़ है वो हमें बैलेंस शीट से ही लेनी है क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें लायबिलिटीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेस 15% डिबेंचर्स 1 लाख, उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स 80,000, मतलब 1,80,000 हम लेस कर देंगे 5,91,000 में से, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ जाएगा 4,11,000। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 4,11,000। ओके, उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब आपको समझ में आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला हमने।
टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, 10% कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट है, देखो नंबर 3 की जो एडजस्टमेंट है स्क्रीन पे देखो, 3rd नंबर के एडजस्टमेंट जो है, नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑफ इक्विटी शेयर इज 8% वेयर एज फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। यहाँ पे बताया है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल डिविडेंड हम निकालेंगे, वो क्या करना है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के 10% लेना है। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब 10% इंटू 4,11,000, 4,11,000। स्क्रीन पे देखो, ये देखो 10%, फिर से हो गया, राउंड करते में देखो 10% इंटू 4,11,000 क्या है हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, तो 4,11,000 का 10% कितना हुआ, 41,000। कितना हुआ, 41,000। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 41,000। ओके, आ गया समझ में। टोटल कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 41,000। उसके बाद क्या हमें कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट। अब जो एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है उसके लिए क्या करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन ट्रेडिंग इनकम, उसके बाद अगर कुछ इंटरेस्ट है वो ऐड करते हैं, डिविडेंड लेस करते हैं, टैक्सेशन की प्रोविज़न लेस करते हैं, और अगर हमने कुछ रिजर्व को ट्रांसफ़र करी अमाउंट, या फिर कुछ प्रोविज़न के लिए हमने अमाउंट निकाल कर रखी है, तो हम सब एवरेज प्रॉफिट में से लेस करते हैं। सिर्फ हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, या फिर टैक्सेशन की प्रोविज़न है, या कुछ फंड की प्रोविज़न है, वो पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, और जो आंसर आता है उसे हम एक्चुअल प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, अब देखो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जो है, अब हमारे पास प्रॉब्लम देखो, सेकेंड एडजस्टमेंट जो है, सेकेंड एडजस्टमेंट में दिखाई देता है एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। ओके, अब हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट एज इट इज लिखेंगे 1,20,000 लेस नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट था वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। मतलब अब देखो हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी है, 10% ऑन स्टॉक। ओके, मतलब 47,425 हमारी क्या थी, इन्वेस्टमेंट स्टॉक की थी। लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू, वो हम कैलकुलेशन में लेते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसके 3 प्राइस दे दिए हमें एक प्रॉब्लम में, फॉर एग्जांपल आप देखो स्क्रीन पे हमारा प्रॉब्लम है। ओके, इसमें देखो इन्वेस्टमेंट इन 10% स्टॉक दिया है, अमाउंट है 47,425। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, 47,425। उसमें एक है
52,000 मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू है 50,000। हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो हम नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं। जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा हम नॉमिनल वैल्यू लेते हैं। और 10% जो है किसके 10% है, इन्वेस्टमेंट इन 10% स्टॉक। ओके, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे नॉन ट्रेडिंग इनकम है ये नॉन ट्रेडिंग इनकम क्यों है, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग इनकम क्या होता है, अगर हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो सेल होता है, उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा ट्रेडिंग इनकम होता है। या फिर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने का है, तो उसमें से जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उससे जो इनकम आता है वो हमारा ट्रेडिंग इनकम होता है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर हमने कहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस के पैसे से ही इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट मिलता है या कुछ रिटर्न्स मिलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग इनकम होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, 10% जो है वो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक के, मतलब हमें क्या करना है, जो 50,000 है उसके 10% मतलब कितने आ गए, 50,000 इंटू 10/100 मतलब 5,000 आ गए। चलो आंसर में जाते हैं। देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10% इंटू नॉमिनल वैल्यू 50,000 मतलब आंसर कितना आ गया, 5,000 आ गए हमारे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो लेस कर देंगे। अब डिबेंचर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें डिबेंचर कितने परसेंटेज के है वो बताया जाता है लायबिलिटीज़ में। ओके, तो वो कितने परसेंटेज के है उसके मतलब उतना उसका इंटरेस्ट रेट है। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम में कितने दिए हैं, 15% डिबेंचर। ओके, तो 15% डिबेंचर मतलब जो इंटरेस्ट के अमाउंट है, सॉरी डिबेंचर के अमाउंट है 1 लाख, उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब जितने परसेंटेज के डिबेंचर्स होते हैं उतना उसका इंटरेस्ट रेट होता है। जितने परसेंटेज के डिबेंचर्स होते हैं उतना उसका इंटरेस्ट रेट होता है। हमें प्रॉब्लम में 15% डिबेंचर्स दिए हैं। ओके, और उसकी अमाउंट है 1 लाख। डिबेंचर्स कितने हैं, अमाउंट 1 लाख के हैं, इंटरेस्ट कितना है, 15% कैलकुलेट करना है पर ईयर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेस डिबेंचर इंटरेस्ट करना है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बताया है क्या कि इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, नहीं बताया। अगर ऐसी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है डिबेंचर्स रिलेटेड, दैट टाइम हम क्या करेंगे, जितने परसेंटेज के डिबेंचर्स है उतना इंटरेस्ट रेट पकड़ के हम कैलकुलेशन कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1 लाख इंटू 15/100 कितना आ गया आंसर, 15,000 आ गया। ओके, आंसर कितना आ गया, 15,000। पहले हमने क्या किया, नॉन ट्रेडिंग इनकम लेस कर दिया, उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर दिया। ओके, अब हमारी टोटल कितनी हो गई, अब हमारी टोटल कितनी हो गई, 1,30,000, 1,30,000। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमने प्रॉब्लम में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी टैक्सेशन की प्रोविज़न कर दी, अगर हमने कुछ टैक्सेशन की प्रोविज़न कर दी तो वो हम लेस कर देंगे हमारे प्रॉफिट में से। ओके, उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम अगर कुछ रिजर्व फंड के लिए हमने प्रोविज़न की है ट्रांसफ़र करने तो वो भी कर देंगे। ओके, अब और एक बताती हूँ, आपको क्वेश्चन आया होगा कि पहले हमने ट्रेडिंग इनकम लेस कर दिया नॉन ट्रेडिंग और उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर दिया।
अगर आपको डिबेंचर इंटरेस्ट पहले ऐड कर देना है तो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद पूरा मतलब नॉन ट्रेडिंग इनकम लेस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करो, टैक्सेशन लेस करो, कोई प्रॉब्लम, अमाउंट तो उतनी ही आने वाली है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है हमारा, एडजस्टमेंट में हमें बताया है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है उसकी एडजस्टमेंट है 12%। क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड एडजस्टमेंट मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पे देखो, ये देखो हमारा 12% प्रेफरेंस शेयर्स दिखाई दे रहे हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर जो है उसका डिविडेंड रेट है 12%। ओके, अब हम क्या करेंगे, 12% ऑन प्रेफरेंस कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी है यहाँ पे, 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर 12% हमें कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख इंटू 12/100 कितना आ गया प्रेफरेंस डिविडेंड, 12,000। आंसर देखो, ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड 1 लाख इंटू 12% इंटू 100, 12,000 आ गया। अब हमारे पास कितनी अमाउंट है, 1,18,000। उसमें से हम टैक्सेशन की 50% प्रोविज़न कर देंगे। एडजस्टमेंट में बताया है, आप लोग, आपके पास बुक मैंने बोला था आप ले लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रॉब्लम जब स्टार्ट होता है, जब मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ दैट टाइम आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट निकाल के रखना है, तो आपको सब बाद में आप जब सॉल्व करोगे आंसर तब आपको पता चलेगा। स्क्रीनशॉट निकाल के वो प्रॉब्लम राइट डाउन करना है नोटबुक पे, और उसके बाद वीडियो लिसन करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, अब देखो टैक्सेशन की जो प्रोविज़न है वो कितनी थी, 50% थी। कितनी थी, 50% थी। जो सेकेंड एडजस्टमेंट है उसमें बताया है रेट ऑफ टैक्सेशन बीइंग 50%। ओके, तो हमारा जो अमाउंट आई है हमारी जो 1,18,000, डिबेंचर इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमने नॉन ट्रेडिंग और प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर 50% कैलकुलेट करना है टैक्सेशन। तो अमाउंट आती है 1,80,000 का 50% कितना हो गया, 59,000। ओके, उसके बाद क्या करना है, जो 59,000 बचते हैं उसमें से हमें 12.5% क्या करना है, रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाई देती हूँ, आप लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे दैट टाइम आपको क्या करना है, जो प्रॉब्लम है वो राइट डाउन करना है नोटबुक पे। ओके, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो नंबर, सॉरी सेकेंड नंबर के एडजस्टमेंट है, उसमें है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज़ 1,20,000 एंड 12.5% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड एंड रेट ऑफ टैक्सेशन बिंग 50%। मतलब टैक्सेशन का तो हो गया हमने। अब देखो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि 12.5% जो प्रॉफिट है वो रिज़र्व फंड को पहले ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसके बाद टैक्सेशन के एडजस्टमेंट है, लेकिन टैक्सेशन गवर्नमेंट ड्यूज़ है। टैक्सेशन क्या है, वो हमारा गवर्नमेंट ड्यू है, और जब भी हम कोई बिजनेस चलाते हैं या कुछ करते हैं दैट टाइम हमें पहले गवर्नमेंट ड्यू पे करने पड़ते हैं, और उसके बाद शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को हम लायबिलिटी हमारी जो भी है वो पेड करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह, और उसके बाद शेयर होल्डर का डिविडेंड वो पेड करते हो। ओके, इसलिए हमने क्या किया, टैक्सेशन के एडजस्टमेंट कंप्लीट किया, और उसके बाद जो अमाउंट बची है उसमें से हम अब क्या करेंगे, 12.5% हम रिज़र्व फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, देखो आंसर में 59,000 जो आया था हमारा आंसर, उसके ऊपर 12.5% हमने कैलकुलेट किया, अमाउंट आ गई 7,375। ओके, अब
59,000 minus 7,375 is equal to 51,000. 51,000 एक सेकेंड ना, 51,625 हमारा क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। ओके, फिर से कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट एक्सप्लेन करते हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ओके, फर्स्ट इंस्ट्रिक वैल्यू मेथड हम यूज़ करें। फर्स्ट फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू इंस्ट्रिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू मेथड अपॉन 2। ओके, पहले हम इंस्ट्रिक वैल्यू देखते हैं। उसमें हमने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड करने के कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, इंक्लूड नहीं, कैलकुलेट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एसेट माइनस लायबिलिटीज, सिंपल है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जो हम एसेट की अमाउंट लेंगे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से लेंगे या फिर एडजस्टमेंट में से। ओके, और जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट है वो बैलेंस शीट से लेंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अभी कुछ लायबिलिटी के बारे में नहीं बताया। कभी कभी बताते, ट्रेड क्रेडिटर्स का इतने कम हो गए, क्या इसके ऊपर इतना डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी वो लायबिलिटी उतनी कम होती है। ओके, लेकिन जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसके ऊपर परसेंटेज वाइज निकालते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मेन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है और एडजस्टमेंट में बताते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने % नॉर्मल प्रॉफिट है। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में 10% बोला था, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आया था 4,11,000, उसमें उसके ऊपर 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया था 41,100। ओके, उसके बाद जो होता है वो कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में ही पूरा क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट में सब ऐड होता है। मतलब हमारे प्रोविजंस हो या कोई फंड ट्रांसफ़र किया हो या फिर नॉन ट्रेडिंग इनकम भी उसमें ही ऐड होता है। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसके ऊपर कैलकुलेट करके हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है। तो एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालेंगे तब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में पहले डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है वो ऐड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है वो लेस करना है। उसके बाद हमने अगर टैक्सेशन की प्रोविज़न की या टैक्स पेड करना है तो वो हम लेस कर देंगे। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिज़र्व फंड, जनरल रिज़र्व को अमाउंट क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है। एक्चुअल प्रॉफिट के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट के बाद हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट। लेकिन ये जो है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन, ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर को बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसी लेक्चर में सब बता दिया तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए पहले आप क्या करो, प्रॉब्लम रीड करो। ओके, प्रॉब्लम रीड करने के बाद आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत ईजी है, एसेट माइनस लायबिलिटी। ओके, मैं ये बार बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अमाउंट का बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का। इसलिए जो एडजस्टमेंट में अमाउंट बताई जाती है एसेट की, मतलब एसेट रिवैल्यूड होती है, वो हमें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के टाइम लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो लायबिलिटीज़ है
वो हम बैलेंस शीट में से ले सकते हैं, वहीं से ही लेने हैं रादर। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है लायबिलिटी रिलेटेड तो हमें वहीं से लेनी है। अगर कुछ रिलेटेड है, डिस्काउंट वगैरह अगर कुछ बताया है तो हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से लायबिलिटीज़ भी ले लेंगे। ओके, उसके बाद नॉमिनल प्रॉफिट या सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर परसेंटेज बताते हैं, वो परसेंटेज निकालना मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट में बहुत सारे कैलकुलेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे जो देते हैं हमें प्रॉब्लम में। एवरेज प्रॉफिट में हम डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, उसके बाद उसमें से नॉन ट्रेडिंग इनकम लेस कर देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे, टैक्सेशन के वो है वो लेस कर देंगे। उसके बाद अमाउंट बचती है तो हम क्या करेंगे, रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे अगर हमें प्रॉब्लम में एडजस्टमेंट में बताया गया है तो, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर को मैं क्या कर दूंगी आपको, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन, गुडविल कैलकुलेशन बताऊंगी। थैंक यू।